हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले अपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। एक्सप्लेनेशन होने वाला है बहुत ही इजी और इसके पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट जाइए और चेक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि कोई रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है या नहीं, मतलब कोई रिएक्शन, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन, वो हुआ है या नहीं। अब मैं आपको बोलती हूँ कि जो चाय बनाते हैं हम, वो एक फ़िज़िकल रिएक्शन होता है। वाई? क्योंकि उसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उन सभी सब्सटेंसेस के जो हम उसमें ऐड करते हैं, और हमें कुछ न्यू नहीं मिलता, तो एक वो केमिकल कंपाउंड नहीं बनता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम के बारे में, जो हमें बताते हैं कि कहाँ तक कोई रिएक्शन प्रोसीड किया है, चाहे वो 50% गया है या पूरा चला गया है, मतलब जितना रिएक्टेंट था सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है या सिर्फ आधा ही हुआ है या उससे भी कम हुआ है। ये सब हमें बताता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कुछ बातें हम यहाँ पे करने वाली हैं towards the end of this chapter, and next chapter will be based on this topic. And now we are going to start the basic definitions from thermodynamics. That is, first is system. System क्या होता है? मतलब जो चीज़ हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम। अब हमारे आसपास जो है, जितने भी हमारी सराउंडिंग है, सब कुछ मिलके हमारा यूनिवर्स बनाता है। तो हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स को तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, हम कोई छोटी सी चीज़ को एक टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो होता है हमारा सिस्टम। और जब हम रिएक्शन कोई हो रहा होता है तो हम रिएक्शन को ही सिस्टम मान लेते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे सराउंडिंग्स की। तो अब हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया, तो सराउंडिंग भी इजीली डिफाइन हो जाएगी कि सिस्टम को छोड़ के रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो बचा, दैट इज सराउंडिंग। बट क्या हम इतनी बड़ी सराउंडिंग को एक ही साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। उसमें जैसे चेंजेस होंगे रिएक्शन के कारण, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, एंडोथर्मिक हो सकते हैं, तो वो हमें क्या, सराउंडिंग ही बताती है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ये हम बाद में बात करने वाले हैं इसको डिटेल में। तो सराउंडिंग, इतनी बड़ी सराउंडिंग को हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से, इसीलिए हम यहाँ पे सराउंडिंग को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अपार्ट सिस्टम, या फिर पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इंटरेक्ट्स विद सिस्टम। मतलब सिस्टम के आसपास जो है, जिसका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है, उसे ही हम सराउंडिंग कहते हैं। और यहीं से हमारी यूनिवर्स की डेफिनेशन आ जाती है, यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री कोई भी चीज़ों को, दो चीज़ों को या उससे ज़्यादा चीज़ों को जो सेपरेट करे उसे हम बाउंड्री कहते हैं। और ये बाउंड्री यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। और बाउंड्री जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमें उसके लिए बाउंड्री को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और बाउंड्री रियल और इमेजिनरी होने का मतलब क्या? मतलब अगर आप क्लोज्ड वेसल के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है, और वहाँ पे आपके पास रियल बाउंड्री होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर आपके पास ओपन वेसल है, उसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इमेजिनरी बाउंड्री को कंसीडर करना पड़ेगा। Now we are moving towards the types of system. There are 3 types of system mainly. First is open system, closed system and isolated system. Open system और closed system जो है, they exist in reality but there is no isolated system in reality या real world हम कह सकते हैं। अब हम इतना तो जानते हैं कि एक्सचेंज होता है वो 2 वे होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मेनली 3 टाइप्स के एक्सचेंजेस होते हैं। एक होता है मास या फिर मैटर का एक्सचेंज बोल सकते हैं, एक होता है हीट का, और एक होता है वर्क डन। वो हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। असल में एक ही आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम होने का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना एनर्जी का, मतलब ना हीट का, और ना ही मैटर का। अब मैटर के एक्सचेंज का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास एक गर्म चाय का कप है और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद चाय को देखेंगे वो ठंडी हो जाती है, मतलब वो ओपन थी तो वो ठंडी हो जाती है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो गया। और साथ ही साथ आप देखेंगे उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया है चाय का, क्योंकि जो उसके अंदर का वाटर कंटेंट है वो वेपर बन के थोड़ा सा उड़ गया है वहाँ से, मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो गया। ओपन सिस्टम में जो है मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, बट क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना एनर्जी एक्सचेंज होती है, ना मैटर का कोई एक्सचेंज होता है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्स।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स की, या और जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं इन्हें हम स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं, और ये बताते हैं हमें सिस्टम की स्टेट, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन सब से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन, इनके इक्वेशंस को ऑल्टर करके हम थोड़ा सा तोड़ मोड़ के हम और भी कुछ काफ़ी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो सिर्फ सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है, उसको मैंने पहले हीट दी तो उसका टेम्परेचर है वो मैंने 25 डिग्री से 30 डिग्री तक राइज़ कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे दोबारा हीट दी और उसके बाद वो 30 डिग्री से राइज़ करके जो हमारा टेम्परेचर है वो 40 डिग्री पे चला गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना आया टोटल, हम निकालेंगे इसे 40 - 25 कर देंगे तो इससे हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ जाएगा, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है हमारा वो एक स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे पहले 30 डिग्री लेके जाऊँ, फिर 30 से 40 लेके जाऊँ, या फिर मैं डायरेक्ट 25 से 30 दे दूँ, क्योंकि इसके अंदर जो चेंज आने वाला है वो उतना ही आएगा जितना हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मतलब कोई भी सिस्टम है हमारे पास, उसके अंदर जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं, उनकी जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो उनकी रोटेशनल मोशन से एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है, वो सारी एनर्जीज का सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट यहाँ पे हम इसकी एक प्रॉपर्टी का एडवांटेज लेते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये एक स्टेट फंक्शन होती है। मतलब ये सिस्टम किसी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, और इसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़रूर आता है सिस्टम की। और इंटरनल एनर्जी जो है वो 3 टाइप से चेंज होती है। एक तो जब हीट पासिस, मतलब हीट जो है वो सिस्टम के अंदर जाती है या उससे बाहर आती है। सेकेंड टाइप हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कब आता है, जब जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करता है या उसके ऊपर वर्क होता है। सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और जब अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क करूँगी, मतलब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाई किया, तो इसकी जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी उसके अंदर चेंज आएगा, और सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड थर्ड टाइप इज़ मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मैंने आपको बताया अगर आपके पास खुला चाय का कप है तो उसके अंदर से मैटर ऐसे वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, और ये जो मैटर का एक्सचेंज है वो सिर्फ ओपन सिस्टम में होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्लोज सिस्टम कंसीडर करने वाले, तो इसलिए ये मैटर वाला एक्सचेंज जो है वो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्क डन की। जो वर्क डन है हमारा वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है। मान लीजिए आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको अपने स्कूल के 2nd फ्लोर पर जाना है, तो आप अगर स्टेयर्स का यूज़ करते जाएं तो ऐसे आप बहुत सारे डिस्टेंस कवर कर लेंगे, है ना। और जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो आपका वर्क डन ज़्यादा होगा, और यही आप 2nd फ्लोर पर लिफ्ट का यूज़ करके जाते हो तो आपका डिस्टेंस बहुत कम होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगी, और यहाँ पे आपका वर्क डन कम होने वाला है। लेकिन आप पहुँच तो 2nd फ्लोर पर ही रहे हैं, तो आपका जो ये वर्क डन है इसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए ये एक स्टेट फंक्शन हमारा नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस कंडीशन की जिस कंडीशन में हमारा जो वर्क डन होता है वो बन जाता है एक स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक को हम इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है, और सुनी होगी आपने थर्मोप्लास्टिक बॉटल, जो बाहर से तो ठंडी होती है लेकिन अगर हम उसके बीच में पानी डाल दें ऐसे तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो है, अगर हम मान लें कि बिल्कुल भी हीट नहीं अंदर से बाहर जाने दे तो पानी हमेशा ही गर्म रहेगा इसके अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसके बीच में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, तो वहाँ पे जो वर्क डन है उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक वर्क डन। वर्क डन मतलब W से हम डिनोट तो करेंगे, और वहाँ पे उसके सबस्क्रिप्ट में हम AD लगा देंगे, ये डिनोट करने के लिए कि यहाँ पर एडियाबैटिक वर्क डन हो रहा है। और ये जो मेरे पास ये जो इंसुलेटिंग वॉल्स वाली बॉटल है, मान लीजिए वेसल है, इसके अंदर से कोई भी हीट बाहर नहीं आ रही है, ना बाहर से अंदर जा रही है, तो यहाँ पे जितना भी वर्क डन होगा उसे हम एडियाबैटिक वर्क डन कहेंगे। और वो वॉल्स जिनके अंदर से हमारा जो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उन्हें हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। ये जो एडियाबैटिक वर्क डन होता है वो सिर्फ सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पर डिपेंड करता है, तो ये हमारा होता है एक स्टेट फंक्शन, और ये इक्वल होता है हमारे इंटरनल एनर्जी के।
अब IUPAC तो हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स होते हैं वो सब IUPAC में बनते, तो इसी के हिसाब से IUPAC ने कन्वेंशंस दी है कि जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए तो फिर एडियाबैटिक वर्क डन का जो साइन है वो पॉजिटिव होता है और जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और अगर सिस्टम वर्क करे हमारा तो फिर वहाँ पे एडियाबैटिक वर्क डन जो होता है उसे नेगेटिव हम डिनोट करते हैं और जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो डिक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं हीट। कोई वेसल है आपके पास, मान लीजिए वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, ये जो इसकी वॉल्स है ये इंसुलेटिंग नहीं है, कंडक्टिंग वॉल्स हैं और ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा है हमारा सिस्टम, या इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो जितनी हीट बाहर निकलेगी या जितनी हीट इसके अंदर जाएगी सिस्टम के, वही हमारा होगा इंटरनल एनर्जी का मेज़र। यहाँ पे भी इसके रिगार्डिंग IUPAC ने कुछ अपनी कन्वेंशंस दी हैं कि अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो जो हमारे जो हीट है उसके साथ पॉजिटिव साइन लगता है और जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है। और अगर हम हीट सिस्टम से निकाल लेते हैं बाहर तो जो हमारा QV होता है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में V इसलिए लिखा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर वर्क होगा तो या वो वर्क करेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो वर्क नहीं कर रहा है कोई या उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और Q के सब्सक्रिप्ट में V डिनोट करने का मतलब यही है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को या हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो U होती है सिस्टम की, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज़ कर जाती है और जो QV है उसे हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जनरल केस की, क्योंकि हमारे पास ह्यूमंस जो हैं आज तक ऐसा कुछ मटेरियल नहीं बना पाए हैं जो सुपर इंसुलेटिंग हो। जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो आएगा चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क डन, मतलब वर्क डन जितना हम करेंगे और इंटरनल एनर्जी में चेंज उतना ही आएगा, उन दोनों के सम के बराबर। और यहाँ से हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो वो एक हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, और Q हमारा जो हीट है वो भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है इंडिपेंडेंटली, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमारा एक स्टेट फंक्शन है, दैट इज़ डेल्टा U, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिखाई डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W, यही होती है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कभी भी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब हम देखने वाले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। मान लीजिए मैं स्टेयर्स पे जा रही हूँ और मैं इस स्टेयर पर हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं नीचे भी आ सकती हूँ और ऊपर भी जा सकती हूँ। अगर मैं एक स्टेप ऊपर चली भी गई तो वहाँ से मुझे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिफ्ट में चल रही हूँ तो वो डायरेक्टली ऊपर ले जाएगी मुझे, और मुझे वापस आने के लिए दोबारा से उसका रिवर्स वर्क डन करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ये स्टेयर वाला केस मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसेस के अंदर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल चेंजेस। तो जो लिफ्ट वाला केस बताया ये एग्जांपल हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का या इरिवर्सिबल चेंज का। और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, असल में हमारे पास सिर्फ होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल वर्क डन है उसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा ईजी होता है, दैट इज़ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं और डेल्टा V आता है चेंज इन वॉल्यूम। तो रिवर्सिबल वर्क डन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो हो जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में चेंज आया और जो हमारी यहाँ लिमिट्स यूज़ होती है वो V इनिशियल टू V फाइनल। तो भी ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए हमें जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट रखना पड़ता है और लॉग वगैरह का यूज़ करके उस इंटीग्रल वाली एक्सप्रेशन का हम ये रिजल्ट निकालते हैं माइनस ऑफ 2.303 इंटू NRT। NRT हमने गैस इक्वेशन में पढ़ा था PV इक्वल NRT, तो वही हम यह यूज़ कर रहे हैं और लॉग ऑफ VF डिवाइडेड बाई VI। फटाफट से हम नज़र डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से पता लग रहा है कि वो प्रोसेस जो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आइसोबारिक, बार जो है वो प्रेशर की यूनिट्स होती है, तो आइसोबारिक प्रेशर वो जो कांस्टेंट प्रेशर पे परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइसोकोरिक, हमने पिछले में पढ़ा था आइसोकोर्स, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, ग्राफ्स के नाम थे अपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर का लिंक मिलेगा, फटाफट जाके इन टर्म्स को क्लियर कर लीजिए।
फिर आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडियाबैटिक, जो हमने अभी कुछ ही देर पहले पढ़े, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन जो है हम यहाँ पे आइडियल गैस की करने वाले हैं। आइडियल गैस की फ्री एक्सपेंशन के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने 1 मोल आइडियल गैस ली है। जैसे ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम इस आइडियल गैस को एक्सपेंड करना है तो हम इसे वैक्यूम के अंदर रिलीज़ करेंगे। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, दैट इज़ एम्प्टीनेस। तो हमने इसे एम्प्टी चीज़ में छोड़ दिया। तो इसके ऊपर अभी हमने कुछ देर पहले वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा। जो हमारा वर्क डन होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हम दूसरे फार्मूला से निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इजी वाले को ऑप्ट करेंगे। वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज़ -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और जब हम यहाँ से आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम में रिलीज़ करें तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर हो गया ज़ीरो। वॉल्यूम जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, तो वो कितना भी हो, लेकिन जब हमारा P एक्सटर्नल ज़ीरो हो गया तो हमारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम फ्री एक्सपेंशन कराते हैं किसी भी आइडियल गैस की, तो उसके अंदर वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है। वर्क डन ज़ीरो होने का मतलब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हीट का भी कोई यहाँ पे चेंज नहीं आता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, दैट इज़ एंथैल्पी। और इसके बाद एक और हम क्वांटिटी पढ़ेंगे जो है एंट्रोपी। ये दो चीज़ें जो है ये हमारा बनाती है थर्मोडायनेमिक्स का बेस। जो एंथैल्पी होती है इसे हम हीट कंटेंट भी बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। हमने कुछ इक्वेशन स्टार्टिंग में पढ़ी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू एडियाबैटिक वर्क डन, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एडियाबैटिक वर्क डन, जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सुपर इंसुलेटिंग वॉल्स नहीं होती हैं। और उसके बाद हमने एक और इक्वेशन पढ़ी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV, मतलब Q सबस्क्रिप्ट में V है, मतलब इसका मतलब कि हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अक्सर रिएक्शन में ये देखा जाता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इंस्टेड ऑफ हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वो गैसेस के केस में ओबे नहीं हो पाता है। तो इस कांस्टेंट प्रेशर के टॉपिक को लेकर ही हमें यहाँ पे अपनी न्यू यूनिट या फिर न्यू कह सकते हैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज़ एंथैल्पी। अब इस एंथैल्पी का जो हम अपना निकालने वाले हैं फॉर्मूला, वो भी हम अपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लेके ही करेंगे। अब जो हमारा डेल्टा U होता है वो होता है Q प्लस W, और Q की जो वैल्यू होती है, हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लेने वाले हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे रिजल्ट चाहिए। तो वो हमने लिया एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड या फिर हीट एक्सट्रैक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, और -P डेल्टा V हमने लिखा है फॉर इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए। और फिर UB माइनस UA, मतलब दो स्टेट चेंज हो रही है तो QP जो है एक ही रहेगा क्योंकि जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। और इसी तरह फिर हम अपना डेल्टा V चेंज करेंगे, और उसके बाद इस तरह हमें ये इक्वेशन मिल जाती है यहाँ से अपने हीट की। यहाँ पे हम एक न्यू रिलेशन देख रहे हैं जो है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू H मतलब एंथैल्पी। और अगर हम इसके आगे सबके आगे डेल्टा लगा दे तो ये हमारा बन जाता है एंथैल्पी का फॉर्मूला, दैट इज़ डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्योंकि हमने P को कांस्टेंट लिया है तो P के साथ डेल्टा नहीं लगेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम का चेंज, और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो हमारा डेल्टा H। और अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो जो हमारा डेल्टा H है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U। आइडियल गैस इक्वेशन और कुछ अपने रिलेशंस को यूज़ करके हम यहाँ पे डेल्टा H का एक और फॉर्मेट निकाल लेते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, R और T हमें कांस्टेंट रखना है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, चेंज क्या होने वाले नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वो चेंज हुआ। और यहाँ पे हमने एक न्यू इक्वेशन निकाल ली है जो यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रही है, दैट इज़ डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा N GRT। और जो N है डेल्टा N है उसके हमने सब्सक्रिप्ट
ब्रैकेट में जी लगाया। जी रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। मतलब इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे 2H2 + O2 इज़ गिविंग राइज टू 2H2O। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है हमारा, उसके हमारे पास 2 मोल्स हैं जो कि गैशियस स्टेट में, और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैशियस स्टेट में हैं। तो फिर हमें गैशियस प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो देखने हैं 2 मोल्स, और उसके अंदर से माइनस करना है हमें अपने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ऐड करने हैं। पहले 2 मोल्स इसके और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो दैट इज़ 3 हमें माइनस करना है, और वो हमें मिल गया डेल्टा Ng मिल गया -1। तो इस केस में जो हमारी डेल्टा H की वैल्यू है वो डेल्टा U से कम होने वाली है। उसके बाद हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न देखते हैं। मतलब एंथैल्पी चेंज जितना होता है जब हम 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एट मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। और यहाँ पे हम हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जब किसी 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस को हम उसकी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उससे हम कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे भी हम हीट उसे सप्लाई कर रहे हैं स्टेट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर भी जो हमारा एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम एक न्यू यूनिट या फिर न्यू हमारी क्वान्टिटी डिफाइन करेंगे, दैट इज़ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उससे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे पास एक कंटेनर के अंदर 2 kg शुगर है, एक कंटेनर के अंदर 5 kg शुगर है। इसका मास डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है, इसका वॉल्यूम डिफरेंट है, इसका वॉल्यूम डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इनका डेंसिटी निकालूँ तो डेंसिटी दोनों की इक्वल आने वाली है। मतलब कुछ जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको अल्टर करके हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं हमारे अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। अब हम मोलर प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। मोलर प्रॉपर्टी उसे हम x और उसके सबस्क्रिप्ट में m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m का मतलब मोलर प्रॉपर्टी है, ये कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फॉर 1 मोल हम निकालते हैं x डिवाइडेड बाय n। n इज़ नंबर ऑफ मोल्स एंड x इज़ दैट वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी की। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले हिंट दिया था हीट कैपेसिटी के बारे में। अब हम बात करने वाले हीट कैपेसिटी की। मैंने आपको कुछ देर पहले हिंट दिया था, इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मास है, इसका मास हम m मान लेते हैं, और आपको इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करना है, या फिर आप 1 केल्विन बोल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं फॉर सिस्टम्स। तो आपको अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज़ करना है और इसका मास है m, तो आपको इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? वो जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं c। c मतलब कैपिटल C लिखते हैं, और फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे वहाँ हम इसे कैपिटल S से डिनोट कर रहे हैं। किसी से भी कीजिए, बस हमारा मतलब जो है वो क्लियर होना चाहिए। कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं, और उसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल C की वैल्यू है वो हर सब्सटेंस के साथ चेंज होने वाली, और ये जो हमारा कैपिटल C इसे हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और ये हर नेचर ऑफ मटेरियल के लिए अलग होती है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है मोलर हीट कैपेसिटी। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन से राइज़ करना है, तो हमें जो उसे हीट देनी पड़ेगी वो होगी मोलर हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर इसे हम स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, और इसे हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिजिक्स में इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि हमारे पास यूनिट मास का सैंपल। अब यूनिट मास आप 1 kg ले सकते हैं, 1 ग्राम ले सकते हैं। यूनिट मास का सैंपल लेने और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से राइज़ करना है। उसके लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और इसको अगर हम मास से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे बन जाती है हीट कैपेसिटी, मतलब कैपिटल C। अब हम Cp और Cv के बीच में रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि हम यहाँ पे आइडियल गैसेस को ही कंसीडर करें, क्योंकि रियल गैस का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा
कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम यहाँ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो Cp और Cv क्या है? Cp मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। तो हम इतना तो जानते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा जो Qv है वो इक्वल होता है डेल्टा U के, और डेल्टा U को हम Cv डेल्टा T लिख सकते हैं। और फिर आता है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हमारा Qp मतलब हीट सप्लाइड या हीट एक्सट्रैक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर होगा डेल्टा H के बराबर, जिसे हम Cp डेल्टा T लिख सकते हैं। और 1 मोल आइडियल गैस के लिए जो हमारा N है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम अपना H इक्वल U प्लस PV वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, या मोर स्पेसिफिक हो जाए तो हम यहाँ पे डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा PV की बात करने वाले, और डेल्टा PV। अब हम अपना आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करें तो PV होता है nRT के इक्वल। N हमारा 1 है, तो जो PV है उसकी जगह हम RT को सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, और वही हमने किया। और यहाँ से हमने जो ऊपर अभी अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, कुछ हमारी गिवन थिंग्स थी वो लिखा था, और वहाँ से हमें मिल गया है अपना रिलेशन की Cp माइनस Cv मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू R। R जो है वो हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखने वाले कैलोरीमेट्री। इस साल जो है कैलोरीमेट्री का जो है हमारा टॉपिक वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। कैलोरीमेट्री के अंदर हम किसी भी क्लोज वेसल के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर उसके अंदर हम हीट के चेंजेस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे कुछ इस तरीके से वेसल को बनाया जाता है कि जो हीट का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग है वो मिनिमम हो जाए। कैलोरीमीटर से हम अपने डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा H की मेजरमेंट ले सकते हैं, मतलब चेंज इन एंथैल्पी की मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट की, मतलब इस पार्ट से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले। अब हम देखेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान जो भी उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, हीट सप्लाइड या हीट एक्सट्रैक्टेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर में चेंज आएगा, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। और ये होती है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। हम यहाँ पे अगर एग्जांपल से समझे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। एग्जांपल लिया मैंने H2O की फॉर्मेशन का, इसके लिए हम रिएक्शन एंथैल्पी देखेंगे। तो रिएक्शन एंथैल्पी हम कैसे बताएंगे कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है तो मैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बोली, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो हम बोलेंगे सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो डेल्टा H2O की जो एंथैल्पी होगी, यहाँ पे 2 मोल्स है तो उसका हम डबल ले लेंगे, और उसके अंदर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब 2 इंटू डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजन प्लस डेल्टा H ऑफ O2। वो हमारा होगा इस रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्शन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन एंथैल्पी जो है उसके अंदर कितने भी मोल ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे पहला जो है वो हम सिंबल ही बदल देते हैं, उसके ऊपर हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, या फिर हम उसके बीच में ऐसे एक लाइन भी डाल सकते हैं। तो ये उसका सिंबल होता है, और इसके लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है कि हमें 1 बार प्रेशर लेना है हमेशा, और साथ में जो हमें स्पेसिफाइड टेम्परेचर है वो लेना है। और यहाँ पे जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो अपने प्योर फॉर्म में होने चाहिए। प्योर फॉर्म मतलब जैसे हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म होनी चाहिए उनकी, ना कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे हमारा H2O बना, और यहाँ पे सिर्फ 1 मोल बनने की हम बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई फेज मतलब अपनी स्टेट चेंज करता है कोई भी सब्सटेंस, जैसे हमारा वाटर जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, बहुत जल्दी जल्दी उसके स्टेट मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस फ्रीज होता है लिक्विड स्टेट से तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, तो एंथैल्पी चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और इसी तरह आगे दिया है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो वो होता है पॉजिटिव में आएगा हमारा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और सिमिलर इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और ऐसे ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अब हम बात करने वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लेना है ताकि आप आगे न्यूमेरिकल्स कर सकें। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिर्फ 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट जो होने चाहिए वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन का एटम नहीं ले सकते, हमें उसका मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचर में बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट है हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन का भी हम मॉलिक्यूल लेंगे, ना कि हम ओजोन का मॉलिक्यूल लेंगे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें
जो भी सब्सटेंसेस ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में या मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। और जो प्रेशर है उसकी कंडीशन हमेशा यहाँ पे रहती है 1 बार, और टेम्परेचर होता है वो हमेशा रिएक्शन के हिसाब से स्पेसिफाइड होता है। जनरली वो होता है हमारे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लेकर, और कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। वो सब आपको रीड करनी है और आपको अच्छे से याद रखना है उन्हें, ताकि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे सॉल्व कर पाए। जैसे यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसके अंदर लिखा है कि डेल्टा HR0 मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा। अब हम देखेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2H2 + O2 गिविंग राइज टू 2H2O। यहाँ पे मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, और इसके अंदर सबकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल स्टेट्स हमने मेंशन करनी है थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, और वो इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जैसे हम अपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो हम बोल देते थे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। बट इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन दीज आर ऑलवेज कंसीडर्ड। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये हमेशा हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स, ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कभी इसे ऐसे समझने की गलती मत कीजिएगा। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो दूसरा डिफरेंस आता है, हमें इस रिएक्शन के साथ इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी पड़ती है, या आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से बन रहा है रिएक्शन तो। अब आता है हमारा हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। नाम से बहुत बड़ा है, बट इसका जो है हमारा एक्सप्लेनेशन और इसका जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे कि A हमारा जो रिएक्टेंट है और B हमारा प्रोडक्ट है। अगर वो मैंने एक स्टेप में बना दिया तो जो चेंज इन रिएक्शन एंथैल्पी आएगी वो है हमारा डेल्टा HR। और अगर वो जो रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप्स में हो रहा है, मतलब पहले वो A से C बन रहा है, फिर C से D बन रहा है, फिर D से वो फाइनली B रिक्वायर्ड हमारे प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं इनकी जो रिएक्शन एंथैल्पी होगी वो उतनी ही होगी जितना हम एक स्टेप में रिएक्शन कराएंगे, और वहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये भी नाम से पता लग रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर कंबशन अंडरगो करेगा, कंबशन ऑलवेज जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, बर्निंग प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन लेना है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोला गया। स्टैंडर्ड तो मतलब सिर्फ 1 मोल आपको बर्न करना है उसका विद ऑक्सीजन, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H0C से, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को। यहाँ पर बहुत सारी एंथैल्पीज है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, उनके डेफिनेशन और उनका मीनिंग आपको हमेशा क्लियर रहेगा। अब हम देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपके पास कोई भी सैंपल है, उसको आपको कितनी एनर्जी देनी है ताकि उसके जितने भी अंदर सैंपल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कंपाउंड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब तहस नहस होकर एटम्स में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहाँ पे हमेशा ही हमें बॉन्ड तोड़ने हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसे हम डेल्टा HA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है हमने वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ी थी। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, ये होती है वो एंथैल्पी चेंज, मतलब वो एनर्जी जो हम देते हैं किसी भी गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड के 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। मतलब मान लीजिए आपके पास इथीन का सिंबल है, मतलब C2H2 है, यहाँ पे आपको इथाइन है, सॉरी, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 1 मोल ट्रिपल बॉन्ड्स, और आपको वो ब्रेक करने हैं, वो हो जाएगी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो हम फर्दर स्टेप्स में, बहुत सारे स्टेप्स में कर सकते हैं, और इन जितनी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है उनका सम इक्वल होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के। लैटिस एंथैल्पी की बात भी हम अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर और उससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, जो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और एंथैल्पी चेंज मतलब लैटिस एंथैल्पी के साथ यहाँ पे एक बॉर्न हेबर साइकिल भी होती है। ये जो ये ड्रॉ की हुई है दैट इज़ एक्चुअली अ बॉर्न हेबर साइकिल। मतलब कोई भी लैटिस जो होता है उसके अंदर हमें जो एलिमेंट चाहिए होते हैं वो गैसियस स्टेट में चाहिए होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसे स्टेप्स में, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हेज लॉ को यूज़ करके हम यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लेते हैं।
अब हम देखने जा रहे हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन। फर्स्ट लॉ क्या था, बहुत देर हो गई है हमें इसे पढ़े हुए, तो हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू, और इसकी एक जो लिमिटेशन जो आ गई है हमारे पास वो है कि अब मान लीजिए आपके पास C+O2 मतलब कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में रिएक्ट करके आपके पास CO2 बनाती है गैसीय स्टेट में। तो इसके लिए मान लीजिए जो आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आने वाली है एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, वो आएगी कुछ माइनस में, क्योंकि ये कंबशन हो रहा है। कंबशन हमेशा जो है हमारा एक्सोथर्मिक होता है, तो नेगेटिव आएगी हमारी वैल्यू। और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं ये जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि आप CO2 को इतनी ही, ये जो नेगेटिव हीट है इसे आप पॉजिटिव साइन करके मतलब उतनी हीट इसे दीजिए तो ये वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, बट ऐसा असल में नहीं होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होते हैं। अब हम यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोसेसेस की बात करने जा रहे हैं, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे आपने अगर बर्फ़ को मतलब आइस क्यूब को फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया अपने रूम टेम्परेचर पे तो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की बैटरी आप एक बार चार्ज कर लीजिए वो अपने आप डिस्चार्ज होती रहेगी। तो ये होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिन्हें एक बार स्टार्ट कर दिया जाए तो वो खुद होते रहते हैं या फिर वो खुद ही होते हैं, उन्हें किसी इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरे आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जिन्हें थ्रू आउट द प्रोसेस कुछ एक्सटर्नल एनर्जी या एजेंसी चाहिए होती है। जैसे आपको फ़ोन को चार्ज करना है तो आपको पूरा टाइम उसे चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, या फिर आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब पानी जो है उसे तोड़ना है इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो फिर आपको उसे कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये सब होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसे ध्यान से पढ़िए कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पे भी हम उसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने वाले। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उसको आपने ऐसे कवर कर रखा है, मतलब क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर आपने हॉट वाटर रखा है और नीचे से आप इसको कॉन्टीन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर ये जो है यहाँ से जो वाटर है वो वेपर बन के ऊपर ऐसे लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद जब ऊपर इतना वेपर हो जाएगा तो वो भी कंडेंस होके वापस आना शुरू करेगा। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि यहाँ से जो वाटर जितना इवेपोरेट होगा उतना ही वाटर ऊपर से कंडेंस होके नीचे वापस आ जाएगा, और इस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज़ बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर हम अपने कुछ ऐसे रिएक्शंस को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि अगर एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, मतलब जो डेल्टा HR की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए, तो मतलब जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे आप कंबशन रिएक्शंस ले लीजिए, और भी काफ़ी रिएक्शंस है, तो वहाँ पे जो है डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारे दिमाग में आता है कि चेंज इन एंथैल्पी अगर नेगेटिव हो तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बट इस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स है, जैसे कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है जो यहाँ पे दिए गए हैं वो जो है हमारे स्पॉन्टेनियस होते हैं बट वो एंडोथर्मिक होते हैं। फिर कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एंथैल्पी में चेंज ही नहीं आता, वो फिर भी स्पॉन्टेनियस है। जैसे हमने फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस देखा था, उसके जो हमारा डेल्टा U था वो 0 था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया वो 0 आ रहा था, तो हमारा वर्क डन भी 0 हो गया था। और वर्क डन 0 है और जो गैस के मोल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो डेल्टा H है वो डेल्टा U के बराबर हो गया, मतलब वो भी 0 हो गया। अब हम बात करने वाले रैंडमनेस की या डिसऑर्डर की। तो अब आपके पास यहाँ पे आपको एक सेटअप दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास दो गैसेस हैं, वो एक छोटे से मतलब एक पाइप से कनेक्टेड है। पहले आपने उसको सेपरेट कर रखा था, इसके अंदर एक गैस थी और इसके अंदर दूसरी गैस थी, लेकिन जब आप इस सेपरेशन को रिमूव कर देते हैं तो ये जो गैसेस हैं ये एक दूसरे में मिल जाएंगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ये एक दूसरे से ऐसे मिक्स हो जाएंगी अपने आप, हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि जो डिसऑर्डर होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में वो बढ़ता है।
एंथैल्पी को स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको एक और फैक्टर का नाम बताया था जिसे हम एंट्रोपी फैक्टर बोलते हैं। और ये जो एंट्रोपी फैक्टर है ये अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑलरेडी हम इसे स्टार्ट कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है या रैंडमनेस उसके अंदर जितनी होती है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। मतलब जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तभी जो हमारा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और ये जो हमारा डेल्टा एस है मतलब चेंज इन एंट्रोपी है वो भी हमारा स्टेट फंक्शन है। मतलब ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। अब हम एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक रिलेशन करने वाले हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इनका जो साइन है वो क्या होना चाहिए फेवरेबल कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बने। कि जो डेल्टा एच है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए और ये जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता क्योंकि डेल्टा एच कई बार पॉजिटिव भी होता है या फिर वो ज़ीरो भी होता है, तब भी जो हमारा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब हमने देखा कि जो डेल्टा एच था वो कुछ रिएक्शंस में जैसे ज़ीरो या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर भी वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है? जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया या डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो गया तो फिर जो हमारा फेवरेबल फैक्टर होगा उस रिएक्शन में उसके अंदर से अगर फेवरेबल फैक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो अनफेवरेबल से ज़्यादा होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या फिर वो अपनी रिवर्स डायरेक्शन में जो है रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होगा। चेंज इन एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने ड्राइव किया है क्यू रिवर्सिबल मतलब या फिर आप सिर्फ क्यू भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टी। मतलब जो क्यू है वो हीट जो एक्सट्रैक्ट हुई है या फिर उस सिस्टम के अंदर गई है वो, और जो टी है वो हमारा टेम्परेचर होगा। ये जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी होता है इसके जो एसआई यूनिट होते हैं जूल केल्विन इनवर्स या फिर पल्क केल्विन बोल सकते हैं हम। और जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमेशा हमें जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया जाता है, पर हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि हमें टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है। अगर आपने सेल्सियस में लेके क्वेश्चन को कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है और आपको मिलेगा 0 अंडा। और एंट्रोपी की ही डेफिनेशन को लेकर हम अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसे फ्रेम करते हैं और ये कहता है कि विद एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ जो है यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है और जिस दिन यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी मैक्सिमम और वहाँ पे फिर जो फर्दर डेल्टा एस है उसकी वैल्यू 0 आएगी और वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा और हर फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। और जहाँ पर हमारी मतलब जिस दिन या फिर जिस टाइम पे हमारी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक डेथ ऑफ यूनिवर्स। अब हम बात करेंगे जिब्स एनर्जी की जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जिब्स एनर्जी ये हमारे जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी होता है या एंथैल्पी हम कह सकते हैं और चेंज इन एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है और इन्हें रिलेट करती है और बताती है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अगर डेल्टा जी मतलब जिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो रिएक्शन है वो हमारा नहीं होने वाला और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो हमारे रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब जो रिएक्शन है वो अपने रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर एक टेबल बनाया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी और डेल्टा एस और डेल्टा एच के जो सिंबल्स हैं उनका स्पॉन्टेनिटी पे किसी भी रिएक्शन के क्या इफेक्ट होता है और वो आपको पढ़ना है खुद। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इस साल आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है एट एब्सोल्यूट जीरो वो होती है 0। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस या फिर हम उसे 0 केल्विन भी कहते हैं। इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं और साथ ही हम इसे 0 केल्विन भी कहते हैं। यहीं से हमारे केल्विन स्केल की जो है वो स्टार्ट होता है हमारा केल्विन स्केल। ये जो थर्ड लॉ हमारा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा है, ऐसा रियलिटी में कोई सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो है इस
का हम छोटा सा एसेंस यहाँ बता देते हैं कि अगर जो एक बॉडी है ए, ये एक सिस्टम है ए और ये बी से थर्मोडायनेमिक्स में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बी के साथ, और ये जो ए है ये इक्विलिब्रियम में है विद सी, मतलब सी भी एक और सिस्टम है, तो हम इन दोनों से क्या रेफ़र कर दें कि बी और सी जो है वो भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये तो वही बात होगी जो हम मैथ्स में अक्सर पढ़ा करते हैं। फिर हम इक्विलिब्रियम के साथ जिब्स एनर्जी चेंज की जो है वो बात करते हैं। जिब्स एनर्जी जो होती है वो होती है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर कितनी फ्री एनर्जी होती है जो यूज़फुल वर्क में यूज़ नहीं होती, बट हम उसे कर सकते हैं यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट। और ऐसे ही लॉग वगैरह के रिलेशन यूज़ करके हम एक और रिलेशन निकाल लेते हैं अपनी जिब्स एनर्जी के लिए, जो हम जानते ही हैं ऑलरेडी होता है डेल्टा एच आर नॉट के बराबर। डेल्टा एच आर नॉट होता है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और माइनस टी डेल्टा एस आर मतलब जो एंट्रोपी चेंज आया है इनटू टेम्परेचर, इसके इक्वल होता है। और ये इसकी हमने वैल्यू निकाली है माइनस आर टी एल एन के। एल एन के मतलब ये जो के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। एल एन हमारा नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टी है वो हमारा टेम्परेचर, जो आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी देर की मुशक्क़त के बाद हम ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी कि आपने एक न्यू चैप्टर पढ़ लिया है, और अब आप जाके इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत ईजी हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस के बारे में। और आपको वीडियो कैसी लगी वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कोई डाउट रह गया वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम के साथ, जिसके साथ हम कंप्लीट कर देंगे अपनी केमिस्ट्री की पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।